नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी राजपूत। रुक कर लेते हैं खबरों की। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में हार के बाद बसपा की परेशानी बढ़ गई है। पार्टी की मुखिया मायावती प्रत्याशियों के हार का कारण जानने में जुट गई हैं। मायावती ने लखनऊ पार्टी कार्यालय में हाई लेवल बैठक बुलाई और बैठक में सभी प्रत्याशियों के साथ पार्टी के सभी प्रमुख पदाधिकारियों को भी तलब किया है। माना जा रहा है कि बसपा मुखिया लखनऊ में होने वाले इस बैठक में कुछ बड़े फैसले भी ले सकती हैं। आपको बता दें कि सभी 403 सीट पर प्रत्याशी उतरने के बाद भी बसपा ने सिर्फ एक सीट पर जीत दर्ज की है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में हार के बाद बसपा की परेशानी बढ़ गई है। पार्टी के मुखिया मायावती प्रत्याशियों के हार का कारण जानने में जुटी हुई हैं। मायावती ने लखनऊ पार्टी कार्यालय में हाई लेवल बैठक बुलाई और बैठक में सभी प्रत्याशियों के साथ पार्टी के सभी प्रमुख पदाधिकारियों को भी तलब किया है। माना यह जा रहा है कि बसपा मुखिया लखनऊ में होने वाली इस बैठक में कुछ बड़े फैसले भी ले सकती हैं। आपको बता दें कि सभी 403 सीट पर प्रत्याशी उतरने के बाद भी बसपा ने सिर्फ एक ही सीट पर जीत दर्ज की है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में हार के बाद बसपा की परेशानी बढ़ गई है और पार्टी की मुखिया मायावती प्रत्याशियों के हार का कारण जानने में जुटी हुई हैं और इसी को लेकर बीएसपी ने हाई लेवल बैठक की। मायावती ने लखनऊ पार्टी कार्यालय में हाई लेवल बैठक बुलाई है और बैठक में सभी प्रत्याशियों के साथ पार्टी के सभी प्रमुख पदाधिकारियों को भी तलब किया है। माना यह जा रहा है कि बसपा मुखिया लखनऊ में होने वाली इस बैठक में कुछ बड़े फैसले भी ले सकती हैं। खबर लखनऊ से है, जहां विधानसभा चुनाव हारने के बाद चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश के बीच फिर दूरियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जिसके चलते सपा के नवनिर्वाचित विधायकों की शनिवार की बैठक में न बुलाने से आहत शिवपाल सिंह यादव इटावा चले गए। हालांकि शिवपाल सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल पर विधायक बने हैं, फिर भी सपा उन्हें अपना मानने के बजाय सहयोगी दल का नेता मानती है। अब उन्हें सहयोगी की बैठक में बुलाने की दुहाई दी जा रही है। दरअसल सपा से गठबंधन के बाद शिवपाल ने न सिर्फ अखिलेश को अपना नेता घोषित किया है, बल्कि उन्होंने ये तक कह दिया कि अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेंगे। सपा से गठबंधन के बाद उम्मीद थी कि प्रसपा नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन सिर्फ शिवपाल चुनाव लड़े, वो भी साइकिल के सिंबल पर। चाचा भतीजे में फिर बड़ी दूरियां। विधानसभा चुनाव हारने के बाद चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश के बीच फिर दूरियां बढ़ती हुई नजर आ रही है और जिसके चलते सपा के नवनिर्वाचित विधायकों की शनिवार की बैठक हुई। और मैं 2 दिन से यहाँ इसलिए से रुका था कि समाजवादी विधानमंडल दल की बैठक में रहूँगा, लेकिन सभी जितने भी समाजवादी पार्टी के विधायक उनको सूचना है, मुझको कोई सूचना नहीं दी गई। और जबकि मैं समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य बनकर के ही चुनाव लड़ा, साइकिल से चुनाव लड़ा, मुझे आज नहीं बुलाया गया, तो इसलिए मैं बैठक में नहीं गया। अब मैं सीधे अपने क्षेत्र जसवंत नगर में जा रहा हूँ। तुरंत बैठक में निमंत्रण नहीं था, इसलिए मैं नहीं गया। मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य होने पर आपको बता दें कि दारुल मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य होने पर आपको बताते चलें कि दारुल उलूम के प्रवक्ता सुफियान निजामी ने कहा कि यूपी मदरसा बोर्ड ने जो राष्ट्रगान को मदरसों में अनिवार्य करने की बात कही है, उस पर हमें कोई ऐतराज नहीं है। 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर राष्ट्रगान पढ़ा जाता है और जो हमारे बुजुर्गों ने देश के लिए कुर्बानी दी है, उनको भी याद किया जाता है। लेकिन इसको मदरसों के साथ अनिवार्य करना कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि आप अभी किसी खास कम्युनिटी और किसी खास तालीम हासिल करने वालों के बारे में अपने मन में शक और शुबा रखते हैं, और अगर
यही भी सभी जगह होता तो इस पर कोई ऐतराज नहीं होता, लेकिन सिर्फ मदरसों में अनिवार्य करना इस बात का जीता जागता सबूत है कि आप अभी भी डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी पर और एक खास कम्युनिटी को अलग करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। यूपी मदरसा बोर्ड ने जिस तरीके से मदरसों के अंदर राष्ट्रगान को अनिवार्य करने की बात कही है, इस पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। और 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर मदरसों के अंदर राष्ट्रगान पढ़ा जाता है और यहाँ पर जो हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं उनको याद भी किया जाता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि सिर्फ इसको मदरसे के साथ अनिवार्य करना कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि आप अभी भी किसी ख़ास कम्युनिटी और किसी ख़ास तालीम को हासिल करने वालों के बारे में अपने जहनों में किस तरीके के शक और शुबहात रखते हैं। अगर ये तमाम शैक्षिक संस्थानों के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए होता तो इस पर कोई एतराज़ नहीं होता, लेकिन सिर्फ मदरसों में इस बात को कायम करने की बात करना, अनिवार्य करना, इस बात का जीता जागता सबूत है कि आप अभी भी डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी पर और एक कम्युनिटी को कहीं ना कहीं तफरीक की बुनियाद पर अलग करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। शाहजहांपुर में गाय की मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। हाल ये कि गौशालाओं में भी गायें भूख प्यास से तड़प तड़प कर दम तोड़ रही हैं। ये ताजा मामला तिलर थाना क्षेत्र स्थित धनौरा गौशाला का है, जहां कई गायों की मौत हो चुकी है और भूख की वजह से यहां हर दूसरे तीसरे दिन औसतन एक गाय दम तोड़ रही है। और वहीं ग्रामीणों ने बताया कि यहां हर एक दिन एक न एक गाय की मौत हो रही है। ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मौके पर, आपको बताते चलें कि हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और जिसके बाद वहां की स्थिति देखने के बाद उन्होंने प्रशासनिक मुर्दाबाद के नारे लगाए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शाहजहांपुर में गाय की मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है और हाल ये है कि गौशालाओं में ही गाय भूख प्यास से तड़प तड़प कर दम तोड़ रही हैं। ये ताजा मामला तिलर थाना क्षेत्र स्थित धनौरा गौशाला का है, जहां कई गायों की मौत हो चुकी है और भूख की वजह से यहां हर दूसरे तीसरे दिन औसतन एक गाय अपना दम तोड़ रही है। ग्रामीणों ने बताया कि यहां हर एक दिन एक न एक गाय की मौत हो रही है। ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया है, जिसके बाद वहां की स्थिति देखने के बाद उन्होंने प्रशासनिक मुर्दाबाद के नारे लगाए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। टीवी स्क्रीन पे भी आप ये देख सकते हैं, यहाँ लोग नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। भूख प्यास से गाय दम तोड़ रही है। लखनऊ के अलीगंज इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बीती रात इलाके में स्थित अनाज मंडी में भीषण आग लग गई। गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। वहीं फायर कर्मचारी टीवी स्क्रीन पर भी आप ये देख सकते हैं किस तरह से ये भयावह आग लगी हुई है। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। फायर कर्मचारी ने बताया कि आग लगने के कारण से लाखों रुपए का सामान का नुकसान हुआ है। यहाँ पे जो है गन्ने का जो है गल्ला मंडी है, यहाँ पे गेहूँ चावल ये सब अनाज रखा हुआ है और उसमें आग लग गई थी और आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। आग को पूरी तरह से बुझा लिया गया है। हमारे सभी जवान जो है आग को चारों तरफ से घेर के उसको बुझा दिए। यहाँ पे हमारी 5 से 6 गाड़ियाँ लगी थी जो कि 1 बाई 1 चारों तरफ से घेर के सभी जवान एक साथ उस पर जो है अपना हवा बोल के उसको आग को पूरी तरह से ठंडा करके बुझा के शांत कर दिया गया। जिसका बचा पाए उसका बचा बहुत सामान बचा, निकली सब सामान अपने ही।
सीतापुर में चोरों के हौसले बुलंद है। ये मामला संदा थाना क्षेत्र के करसेंडा गांव का है, जहां एक ग्रामीण कर्ण सिंह के घर को चोरों ने निशाना बनाते हुए लाखों की चोरी की है। और इतना ही नहीं, घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़ित की माने तो चोरों ने 25 लाख की चोरी की। वहीं पीड़ित ने थाने में तहरीर दी है और साथ ही पीड़िता ने संदना पुलिस पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित खुद होमगार्ड है और संदना थाने में तैनात है। पीड़ित की माने तो चोरों ने 25 लाख की चोरी की है। सीतापुर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। तो पुलिस कुछ नहीं करती, जुआ होता है रात में? नहीं, पुलिस कुछ नहीं करती। कभी कभी आती भी है तो इधर उधर टहल घूम के अपना चली जाती है। हाँ, होमगार्ड में मैं ड्यूटी करता हूँ, थाना संदना। कमलेश कुमार सिंह, ब्लैक गुंदला मोड़ कंपनी। तो ये घटना आपके घर में हो गई, इसको आप क्या मानते हैं? पुलिस सक्रिय है या नहीं सक्रिय है? इतनी बड़ी घटना हो गई, 25 लाख की चोरी हुई है आपके घर में, आप क्या मानते हैं आप? घटना की जो है अब जांच आज हुई है, अब आगे कार्रवाई देखो क्या पुलिस कर रही है। चोरी हुई है हमारे वहाँ जी, क्या कहते हैं, हम और पापा क्या कहते हैं सो रहे थे रात में, वही 12-1 बजे के बाद, मतलब चोरी 12-1 बजे तक हम जगे टीवी देख रहे थे। फिर उसके बाद में पता नहीं अचानक से मतलब नींद आ गई तो सो गए। इसके बाद में कुछ पता ही नहीं चला। और क्या कहते हैं, सब सारा मतलब जितना भी जेवर था हमारा, कम से कम हमारी अभी जल्दी शादी हुई है, 1 साल हुए, तो 5-6 लाख का हमारा जेवर था और मम्मी का जेवर था 5-6 लाख का। मम्मी का कितने का था जी? 5-6, मतलब पहले का तो ज़्यादा ही का होगा। और क्या कहते हैं, पापा के 50-60 हज़ार रुपये जैसे रखे थे, वो अपने लिए कहीं उधारी देना था, तो उनका भी सारा उठा गया यही सब। और क्या कहते हैं, अभी क्या कहते हैं, अब आई है पुलिस, यही सब छानबीन कर रही है। कुल मिलाकर के कितने लाख की चोरी हुई है जी? कुल मिलाकर के क्या कहते हैं 20-25 लाख के करीब गई है चोरी जी। नगद रुपए भी थे उसमें। नगद कितना था? नगद 50 हज़ार के लगभग था। यूपी में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर कीर्तिमान बनाने वाले योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले दिन कैबिनेट बैठक में बड़ा निर्णय लिया। कोरोना काल के दौरान शुरू की गई मुफ्त राशन योजना को 3 महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। पहले इसे मार्च 2022 तक ही जारी रखना था। मुख्यमंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि देश के 80 करोड़ और प्रदेश के 15 करोड़ गरीब को इस योजना का लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि इस योजना से राज्य के खजाने पर 3270 करोड़ रुपए का भार भी पड़ेगा। वहीं इस निर्णय के बाद राज्य के 15 करोड़ लोगों को अगले 3 महीने तक प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत लाभ मिलेगा। यूपी में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर कीर्तिमान बनाने वाले योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले दिन कैबिनेट बैठक में ये बड़ा निर्णय लिया है। कोरोना काल के दौरान शुरू की गई मुफ्त राशन योजना को 3 महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। पहले इसे मार्च 2022 तक ही जारी रखना था। मुख्यमंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि देश के 80 करोड़ और प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि इस योजना से राज्य के खजाने पर 3270 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। और इस योजना को हमारे मंत्रिमंडल ने आज फैसला उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता जनार्दन को समर्पित करते हुए कि सरकार, डबल इंजन की सरकार, पहले भी उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खड़ी रही। कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी उन्हें न केवल फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, बल्कि किसी भी महामारी से होने वाले उन दुष्परिणामों से जो भूखमरी के रूप में सदैव आती रही है, उससे बचाने के लिए जो पुख्ता व्यवस्था देश के अंदर है, उसी अनुक्रम में उत्तर प्रदेश में हम इसको लागू किया है। तो ये पहला फैसला आज हमारे मंत्रिमंडल का था, इसको मैंने
स्वयं आपके बीच में आकर के आपको सूचना देने का कार्य किया है। समाजवादी पार्टी की लखनऊ के सपा कार्यालय विधायक दल की बैठक की गई और इस बैठक में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को विधायक दल का नेता चुना गया। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी कि सपा विधानमंडल दल की बैठक हुई है और जिसमें सर्वसम्मति से अखिलेश यादव को विधानमंडल दल का नेता चुना गया और इस बैठक में अखिलेश के चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव नहीं मौजूद रहे। उन्होंने बैठक को लेकर बताया कि उनको बुलाया नहीं गया है, जिसके बाद एक बार फिर से शिवपाल यादव की नाराजगी सामने आई है और इस बैठक में वरिष्ठ सपा विधायक अवधेश प्रसाद ने विधायक दल नेता चुने जाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें सर्वसम्मति से अखिलेश यादव को विधानमंडल दल का नेता चुना गया। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव को मीटिंग में नहीं बुलाया है। बैठक में नहीं बुलाए जाने को लेकर मीडिया से बात करते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि मैं 2 दिन तक इंतजार करता रहा, लेकिन विधायक दल की बैठक में मुझे नहीं बुलाया गया। और वहीं सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने सफाई देते हुए कहा कि केवल सपा के विधायकों को बुलाया गया है, सहयोगी दलों के किसी विधायक को नहीं बुलाया गया। उन्हें 28 को बुलाया जाएगा। सहयोगी दलों के जो विधायक सपा के सिंबल पर लड़े और जीते उन्हें भी 28 को बुलाया जाएगा, चाहे वो शिवपाल यादव हो या पल्लवी पटेल या फिर राजवर, सबको 28 को बुलाया जाएगा। भी व्यक्त किया गया है। समाजवादी पार्टी के श्री आलम बदी साहब ने किया है और अवधेश प्रसाद जी द्वारा रखे गए प्रस्ताव का समर्थन आलम बदी साहब के साथ साथ सभी निर्वाचित माननीय विधायक गणों ने किया है और विधानमंडल दल के नेता का प्रस्ताव वरिष्ठ माननीय विधायक श्री लालजी वर्मा जी ने विधानमंडल दल के नेता का प्रस्ताव किया है और विधानमंडल दल के नेता के प्रस्तावक श्री लालजी वर्मा के प्रस्ताव का समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधान परिषद के सदस्य श्री राजेंद्र चौधरी जी ने किया है। खबर लखनऊ से है, जहां यूपी के नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव 29 मार्च को होगा। इस पद के लिए बीजेपी ने 8 बार के विधायक सतीश महाना का नाम आगे किया है। वहीं संबंध में सूचना जारी कर दी गई है और इतना ही नहीं, 28 और 29 मार्च को नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण के बाद महाना को अध्यक्ष चुना जा सकता है। यूपी के नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव 29 मार्च को होगा और इस पद के लिए बीजेपी ने 8 बार के विधायक सतीश महाना का नाम आगे किया है। वहीं इस संबंध में सूचना जारी कर दी गई है और इतना ही नहीं, 28 और 29 मार्च को नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण के बाद महाना को अध्यक्ष चुना जा सकता है। नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है और ये विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव 29 मार्च को होगा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश कुमार मौर्य अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से कहीं जा रहे थे और इसी दौरान उनकी गाड़ी की ट्रैक्टर से जोरदार टक्कर हो गई। जालौन में आलमपुर बाईपास के नजदीक हुए इस हादसे में डिप्टी सीएम के बेटे बाल बाल बच गए और जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो कालपी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और इस एक्सीडेंट में केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश कुमार मौर्य का उनको तो चोट नहीं आई है, हालांकि उनकी गाड़ी का काफी नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। जहांगीरबाद गांव के निवासी सूरज प्रसाद ने बताया कि उनकी 15 वर्षीय बेटी अर्चना गुरुवार रात घर के बाहर लेटी हुई थी और सुबह लगभग 3 बजे नहीं दिखी तो खोजबीन की गई और पुलिस को सूचना दी गई, पर युवती का कुछ पता नहीं चला। शुक्रवार सुबह युवती का शव, आपको बताते चलें कि उनका शव एक दिन के बाद मिला। शुक्रवार सुबह युवती का शव गांव किनारे स्थित कानपुर बांदा रेलवे लाइन के पास रेलवे ट्रैक पर रेलवे की पटरी पर दुपट्टे के सहारे युवती का शव बंधा हुआ कटा पड़ा मिला।
वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे परिजनों ने गांव के शराब ठेके के सेल्समैन फतेहपुर निवासी श्याम पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह घटना की जानकारी जुटाई है, लेकिन हालांकि जानकारी मिलते ही शराब ठेके का सेल्समैन मौके से ही भाग निकला है। ये 2:30 बजे मेरी बहन गायब हो गई है। क्या लगता है कैसे क्या हुआ? क्या ये हुआ? मुझे यही लग रहा है कि ये लोग हमारी बहन को मार दिया है। निकल गए, क्या अब क्या है, मतलब रात की बात है। कहाँ लेटी थी बहन? मेरे बरामदा के में लेटी थी बहनी दोनों लोग। अक्सर लोग वहीं लेटते हैं गर्मी की वजह से। गाजियाबाद में चोरों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। चोर एक के बाद एक चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला इंदिरापुरम से सामने आया है, जहां बेखौफ चोरों ने फ्लैट के नीचे खड़ी मोटरसाइकिल का अपना निशाना बना लिया। वहीं ये पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब सवाल ये उठता है कि जिले में पेट्रोलिंग के वाहन पुलिस लाखों का खर्च, अब ये बड़ा एक सवाल बन के उभरा है कि बेखौफ चोरों ने किस तरीके से चोरी की, जहां बेखौफ चोरों ने फ्लैट के नीचे खड़ी मोटरसाइकिल को अपना निशाना बना लिया। ये बड़ा सवाल उठता है कि जिले में पेट्रोलिंग के बहाने पुलिस लाखों का खर्च कराती है। वहीं जिले में 112 डायल भी घूम रही है, लेकिन उसके बावजूद भी घटना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गाजियाबाद में फ्लैट पे पहुंचा। मेरे फ्लैट है जीडीए फ्लैटों में 619 सीनी आईखंड सेकंड इंदिरापुरम गाजियाबाद आदित्य मॉल के जस्ट सामने। तो मैंने रात को 8:30 बजे के करीब अपनी बाइक नीचे पार्क करी अपने फ्लैट के नीचे और मैं फ्लैट पे चला गया ऊपर। फ्लैट पे जैसे मैं ऊपर गया रात को, तो जब मैं सुबह उतरा फ्लैट से नीचे सुबह 6 बजे करीब, तो मैंने आके नीचे देखा मेरी बाइक नहीं खड़ी। तो मैंने उसकी कंप्लेंट 112 पे भी करी है। 112 पे करने के बाद मैंने सूचना, जैसे 112 वाले पहुंचे, उन्होंने वहाँ खंगाला लेस भी करा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैं चौकी गया, चौकी पे एप्लीकेशन लेके मैं फिर चौकी वालों ने मुझे थाने भेज दिया। थाने में एप्लीकेशन लेके वहाँ मेरा मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसकी मुझे FIR कॉपी भी मिल चुकी है। अब पुलिस क्या आश्वासन दे रही है आपको? पुलिस तो वो कहती है कि अभी आप चेक कर रहे हैं, FIR लगा देंगे, अगर नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे, यही कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अपना उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।